हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं डॉम सब्जेक्ट दैट इज डायनामिक्स ऑफ मशीनरी, है ना। तो सब्जेक्ट का गवर्नर चैप्टर चालू था हमारा, उसमें पोर्टर गवर्नर की प्रॉब्लम ले रहे थे हम लोग, है ना। तो पोर्टर गवर्नर के अभी तक हमारे 4 प्रॉब्लम है। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 5 देखेंगे। तो देखो, प्रॉब्लम नंबर 5 का मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। स्टेटमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, पहले स्टेटमेंट आप भी अच्छे से पढ़ लेना। ओके, तो देखो स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, द आर्म्स ऑफ पोर्टर गवर्नर आर 300 mm लॉन्ग, है ना। तो जो आर्म्स है पोर्टर गवर्नर की वो कैसे है, 300 mm लॉन्ग है। द अपर आर्म आर पिवोटेड ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, द लोअर आर्म आर अटैच्ड टू अ स्लीव एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 mm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। तो अपर आर्म जो है वो एक्सिस को पिवोटेड किया वाला है, 300 है, और लोअर आर्म का भी लेंथ 300 है, लेकिन लोअर आर्म एक्सिस को है क्या पिवोटेड नहीं है, ये स्लीव पे पिवोटेड है, और जो कि एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे दूर है, 40 mm डिस्टेंस पे दूर है वो, है ना। और क्या बोला था, द मास ऑफ द लोड ऑन द स्लीव इज 70 kg। द मास ऑफ द लोड ऑन द स्लीव मतलब क्या रहता है, कैपिटल एम, है ना। कैपिटल एम का वैल्यू दे दिया हम लोग को 70 kg, मास ऑफ द स्लीव। और देखो मास ऑफ ईच बॉल इज 10 kg। मास ऑफ बॉल मतलब स्मॉल एम का वैल्यू दिया है हम लोग को 10 kg। ओके, अब देखो और आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम स्पीड व्हेन द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल इज 200 mm। देखो आर की वैल्यू दिया है, रेडियस ऑफ रोटेशन इज 200 mm। इफ द फ्रिक्शन इज इक्विवेलेंट टू अ लोड ऑफ 20 न्यूटन एट द स्लीव, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ स्पीड फॉर दिस पोजीशन, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स दिया है, कितना दिया है, फ्रिक्शनल फोर्स दिया है हम लोग को 20 न्यूटन। तो रेंज ऑफ स्पीड निकालने के लिए बोला है। देखो अभी प्रॉब्लम को अच्छे से समझो, प्रॉब्लम को पढ़ के समझो। यहाँ पे 2 कंडीशन बताया है ना। पहले कंडीशन में हम लोग को लेंथ ऑफ आर्म वगैरह सब दिया है, 40 mm सब बताया हम लोग को। फ्रिक्शनल फोर्स दिया है कि नहीं दिया, हम लोग को क्या बोला है, देखो रेडियस ऑफ, और रेडियस प्रॉब्लम में सिर्फ एक ही रेडियस दिया। हर बार क्या होता है हम लोग को 2 रेडियस देता है ना, मिनिमम पोजीशन मैक्सिमम पोजीशन, 2 पोजीशन के 2 रेडियस देता है हम लोग को, है ना। R1 R2 दिया वाला रहता है। अभी यहाँ पे सिर्फ हम लोग को एक ही रेडियस दिया है ना। सिर्फ हमको बोला है कि रेडियस 200 mm है। तो और हम लोग को क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम स्पीड। इक्विलिब्रियम स्पीड मतलब क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालना है ना। एन की वैल्यू कब निकालना है, देखो पहले प्रॉब्लम में क्या बोला, कैपिटल एम दिया, स्मॉल एम दिया, आर दिया है, और एन निकालना है, इक्विलिब्रियम स्पीड निकालना है। उस पर सिर्फ एक ही निकालना है, N1 N2 2 निकालना है क्या, नहीं, सिर्फ एन ही निकालना है ना, विदाउट टेकिंग फ्रिक्शन, है ना। देखो प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, 70 kg is worth 10 kg। Determine the equilibrium speed when the radius of rotation of the ball is 200 mm। यहां तक एक कंडीशन कंप्लीट हुई। अब आगे प्रॉब्लम में और एक पूछ रहा था, क्या बोल रहा है, इफ द फ्रिक्शन इज इक्विवेलेंट टू द लोड ऑफ 20 न्यूटन। मतलब अगर फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शनल फोर्स वो 20 न्यूटन रहेगा एट द स्लीव, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ द स्पीड फॉर दिस पोजीशन, है ना। मतलब अगर फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन रहेगा तो तब रेंज ऑफ स्पीड कितनी रहेगी वो पोजीशन के लिए, वो हम लोग को निकालना है। तो स्टार्टिंग में क्या करना है हम लोग को, फर्स्ट कंडीशन में फ्रिक्शनल फोर्स कंसीडर करना है क्या, नहीं। फर्स्ट कंडीशन में हम लोग को कैपिटल एम स्मॉल एम लेना है, आर रेडियस 200 लेना है, और एन निकालना है, इक्विलिब्रियम स्पीड निकालना है विदाउट कंसीडरिंग फ्रिक्शन, है ना। फिर हम लोग को क्या करना है, फिर फ्रिक्शन भी कंसीडर करना है। फ्रिक्शन को कंसीडर करके हमको N1 N2 निकालना है। लेकिन जब हम लोग फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे और N1 N2 निकालेंगे, तब R1 R2 नहीं लेना है, वहां पे सिर्फ रेडियस कांस्टेंट रहेगी। R1 और R2 दोनों इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे R है, दैट इज 200 mm। तो 200 mm इज इक्वल टू क्या है, ये R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 200 mm, है ना, दैट इज R है ना। तो R कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, N1 के लिए क्या आएगा, -f आएगा, और N2 के लिए क्या आएगा, +f आएगा फॉर्मूले में, है ना। पिछले वाले प्रॉब्लम्स देखिए, आपको तो पता है ना। तो चलो सब में पहले क्या करना है अपने को, f नहीं कंसीडर करना है और n की वैल्यू निकालना है, इक्विलिब्रियम स्पीड, है ना। तो डायग्राम पहले इस तरह से निकाल लेना। देखो डायग्राम मैंने बना के रखा है, टाइम वेस्ट ना हो हमारा इसलिए। देखो डायग्राम यहाँ पे बना लो, लोअर आर्म 40 mm इधर है, ये दोनों आर्म का लेंथ 300 mm है, राइट। और पॉइंट्स को अपने हिसाब से नाम दे दो, ये S2 है, राइट। अब अपने को पता है n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n²। देखो फ्रिक्शनल फोर्स है क्या, नहीं है ना। तो n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा m प्लस कैपिटल M/2, है ना। q आ जाएगा 1 + q, है ना।
क्यू कब आता है, जब ये अगर ये डायरेक्टली एक्सिस को कनेक्ट रहता है, दोनों आर्म की लेंथ सेम है, लेकिन एक्सिस को डायरेक्ट कनेक्ट है क्या, नहीं है, पिवोट को कनेक्ट है ना, तो इसके लिए क्यू की वैल्यू आएगी। इसका मीनिंग अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम है क्या, नहीं है ना, अल्फा बीटा की वैल्यू सेम नहीं रहती तो क्यू की वैल्यू 1 आती क्या, नहीं आती है ना। तो यहाँ पे 1 + क्यू आएगा डिवाइडेड बाय m इंटू 895 डिवाइडेड बाय h। ओके, अभी H2 H1 रहेगा क्या, नहीं रहेगा, ये सिर्फ क्या रहेगा, अभी H रहेगा, है ना। अगर दो कंडीशन रहते तब वो H1 H2 होता है ना। अभी सिर्फ यहाँ पे H रहेगा और ये भी सिर्फ Q रहेगा और ये भी सिर्फ N रहेगा। इक्विलिब्रियम स्पीड निकालना है, फ्रिक्शनल फोर्स को कंसीडर नहीं करना। जब फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ए mg हो जाएगा, कैपिटल mg, ये भी स्मॉल mg हो जाएगा, है ना। और N1 के लिए माइनस f आएगा यहाँ पे, और N2 के लिए क्या आएगा, प्लस f आएगा, है ना। वो दो कंडीशन बाद में निकालना है। तो चलो पहले ये करना है, और तो क्या करेंगे, सब में पहले हम लोग को क्या करना है, h निकाल लो, ये h की वैल्यू निकालना है। तो ट्रायंगल ABC है ना, इन ट्रायंगल ABC पाइथागोरस का थ्योरम यूज करो, इन ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, है ना। तो AB कितना, AB आर्म लेंथ कितना है, 300 mm का स्क्वायर इज इक्वल टू BC मतलब क्या है, रेडियस ऑफ रोटेशन कितना है, 200 mm, है ना। तो BC इज इक्वल टू 200 स्क्वायर प्लस AC। अब AC की वैल्यू कितनी है, AC इज इक्वल टू क्या है, h स्क्वायर, है ना। अब h स्क्वायर की वैल्यू यहां से मिल जाएगी हम लोग को, h को इधर ला लो, है ना। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 300 स्क्वायर एज इट इज, 200 स्क्वायर उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा माइनस 200 स्क्वायर, है ना। अब ये h स्क्वायर मिल गया, h निकालना है तो क्या करेंगे, इसका रूट ले लेना है, सिंपल, है ना। ये जो वैल्यू है इसका रूट ले लेना है, तो यहां से हम लोग को h की वैल्यू मिल जाएगी। देखते हैं h की वैल्यू कितनी आ गई, 224 mm, 224 mm। तो मीटर में कन्वर्ट कर लो इसको, कितना आ जाएगा, 0.244 मीटर, है ना। तो यहाँ पे देखो h की वैल्यू मिल गई हम लोग को 0.244 मीटर, h मिल गया। अब देखो अब क्या निकालना है हम लोग को, h मिला, q निकालना है ना। तो q के लिए अपने क्या क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा और बीटा दोनों निकालना पड़ेगा। तो सब में पहले अल्फा निकाल लेंगे, है ना। q का फॉर्मूला क्या होता है, q का फॉर्मूला होता है tan बीटा बाय tan अल्फा, है ना। तो हम लोग भी क्या करते हैं, tan अल्फा की डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, है ना। तो देखो वापस इन ट्रायंगल एबीसी, ऑलरेडी हम लोग ट्रायंगल एबीसी में कर रहे हैं, तो वापस इन ट्रायंगल एबीसी लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो इन ट्रायंगल एबीसी क्या है, ये अल्फा tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा क्या होता है, अपोजिट बाय एडजेसेंट साइड, है ना। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट बाय एडजेसेंट, है ना। तो अभी देखो अल्फा के अपोजिट की साइड कौन सी है, बीसी, है ना। इन ट्रायंगल एबीसी अपोजिट साइड क्या है, बीसी अपॉन एडजेसेंट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड है एसी। तो देखो बीसी मतलब क्या है, बीसी मतलब ये रेडियस है, कितनी है, 200 mm, और एसी मतलब h की वैल्यू कितनी है, 224 mm, राइट। तो देखो यहां से हम लोग को tan ऑफ अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। देखते हैं tan अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई, tan अल्फा की वैल्यू मिल गई 0.893, है ना। कितना मिल गया, 0.893, है ना। ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू हो गया भाई 0.893, है ना। अब ऐसे हम लोग को tan बीटा भी चाहिए, तो अपने को q मिलेगा, है ना, tan बीटा बाय tan अल्फा, है ना। तो h तो मिल गया, q मिल गया, तो डायरेक्टली n मिल जाएगा, है ना। चलो tan बीटा की तरफ बढ़ते हैं। अभी बीटा वाला ये एंगल निकालना है हम लोग को। ये एंगल कौन से ट्राइंगल का है, देखो ये BEF ट्राइंगल का है, BEF, है ना। तो BEF में अपने को B का वैल्यू पता है, B कितना है, 300 mm, तो और एक साइड अपने को पता होनी चाहिए, तब अपने को एंगल मिलेगा बीटा, है ना। तो देखो बीटा के लिए
ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। देखो ये 40 mm है, मतलब यहाँ पे ये FC भी कितना हो गया 40 mm, FC 40 mm हो गया। और अपने को पता है BC मतलब क्या है, BC मतलब रेडियस है 200 mm है ना। BC टोटल BC 200 mm है और FC कितना है 40 mm। तो ये BF अपने को मिल जाएगा ना। BF कैसे निकालेंगे, टोटल BC में से ये 40 क्या करेंगे आगे का माइनस कर देंगे, है ना। तो यहां पे लिख देते हैं हम लोग, है ना, इसको मिटा देते हैं। चलो क्या करते हैं, इन ट्राइंगल लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट डायग्राम से लिख देते हैं हम लोग, है ना। फ्रॉम डायग्राम हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू BC नहीं, BF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC माइनस FC। मतलब देखो ये BF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल BC में से आगे का FC माइनस कर देंगे तो BF मिल जाएगा अपने को। ओके, अब ये टोटल BC मतलब क्या है, BC मतलब रेडियस 200 mm अपने को पता है ना। BC अपने कितना है 200 mm और FC ये 40 है तो ये भी FC कितना रहेगा 40, तो 200 माइनस 40, है ना। तो यहां से हम लोग को BF का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा 160 mm, राइट। अब देखो, अब ट्राइंगल BEF में देखो, है ना, इन ट्राइंगल BEF में क्या करेंगे, देखो अभी अपोजिट साइड अपने को पता है, हाइपोटेनस पता है ना। तो साइन थीटा होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट बाय हाइपोटेनस, है ना। वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो यहां पे लिख देंगे हम लोग साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपोजिट बाय हाइपोटेनस। ओके, इन ट्राइंगल BEF ये बीटा है, इसका अपोजिट साइड क्या है BF, तो यहां पे लिख देते हैं हम लोग BF। और हाइपोटेनस क्या है इसका, हाइपोटेनस है BE। BF की वैल्यू तो अभी निकाली हम लोगों ने, कितना है 160, और BE कितना है, BE तो ये हाइपोटेनस है 300, राइट। तो देखो यहां से हम लोग एंगल बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 160 बाय 300। यहां से बीटा का एंगल मिल जाएगा हम लोग को। चलो कैल्सी में वैल्यू पुटअप कर दो, साइन इनवर्स ऑफ कितना है 160 डिवाइडेड बाय 300, है ना। 160 बाय 300 कितना आएगा 32.23, है ना। तो बीटा का एंगल मिल गया हम लोग को 32.23 डिग्री, है ना। तो अभी यहां से हम लोग क्या करते हैं, tan ऑफ बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan ऑफ 32.23, है ना। तो tan ऑफ बीटा की वैल्यू कितनी आ गई देखते हैं, tan बीटा, है ना। tan बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 0.63, tan बीटा की वैल्यू मिल गई अपने को 0.63, राइट। अब Q निकाल लेंगे। Q का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू होता है tan ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय tan ऑफ अल्फा। तो tan ऑफ बीटा की वैल्यू है 0.63 और tan ऑफ अल्फा की वैल्यू निकाले थे हम लोग, कितना था 0.893, है ना, यहाँ पे लिखा है 0.893। यहां से हम लोग को Q की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कितना आ गया Q का वैल्यू मिल गया हम लोग को, Q मिल गया 0.705, है ना। कितना मिल गया 0.705, है ना। ये मिल गया Q का वैल्यू 0.705, राइट। Q का वैल्यू मिल गया। अब देखो Q मिल गया, H मिल गया, डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, इक्विलिब्रियम स्पीड अपने को मिल जाएगी, है ना, विदाउट फ्रिक्शन, है ना। पहली कैसे हमारी, तो चलो डायरेक्टली फॉर्मूले पे जाते हैं। फॉर्मूले पे जंप करो, डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करो, यहां से इक्विलिब्रियम स्पीड अपने को मिल जाएगी। चलो n² इज इक्वल टू स्मॉल m मतलब मास ऑफ बॉल्स कितना दिया है 10 kg, यहाँ पे गिवन डाटा लिखा हुआ है देखो 10 प्लस मास ऑफ स्लीव कितना दिया है 70 kg, कैपिटल M की वैल्यू कितनी है 70 डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो 1 प्लस Q की वैल्यू है 0.705 बराबर, नीचे स्मॉल m है 10 आ जाएगा इंटू 895 अपॉन H
एच की वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने, कितना एच आया था 0.224 है ना, 224 था, इसको मीटर में लिख रहे हैं हम लोग 0.224 है ना, क्योंकि मास के वैल्यू केजी में है तो ये अपने को मीटर में लिखना पड़ेगा। तो ये है हमारा किसका एन स्क्वायर है ना, तो यहां से हम लोग को एन स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। देखो एन स्क्वायर का वैल्यू मिल गया हम लोग को 27840 है ना, 27,840 है ना। अभी इसका रूट ले लो, रूट ले लेंगे तो हम लोग को एन मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम स्पीड मिल जाएगी आरपीएम में, कितना मिल गया 167 आरपीएम, कितना मिल गया 167 आरपीएम। देखो जब रेडियस जो रहेगी वो इक्विवेलेंट टू 200 mm रहेगी, दोनों आर्म का लेंथ 300 mm रहेगा, और अपर आर्म जो है डायरेक्ट एक्सिस पे कनेक्टेड है, लोअर आर्म स्लीव पे कनेक्टेड है जो एक्सिस से 40 mm दूर है, तो उस टाइम पे इक्विलिब्रियम स्पीड कितनी रहेगी, इक्विलिब्रियम स्पीड रहेगी गवर्नर की 167 आरपीएम है ना। तो पहला केस हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अभी सेकंड केस में क्या बोल रहा है वो, सेकंड केस में बोल रहा है कि फ्रिक्शन, अगर हम लोगों ने फ्रिक्शन 20 न्यूटन का फ्रिक्शन अगर स्लीव पे आता है, 20 न्यूटन का फ्रिक्शन अगर स्लीव पे आता है तब उसकी रेंज निकालना है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज मींस n2 माइनस n1 है ना। अब n2 माइनस n1 निकालने के लिए हम लोग को r1 r2 चाहिए, लेकिन r1 r2 यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो इसके लिए r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r ही लेना है। r1 r2 दोनों के जगह पे भी क्या लेना है, सिर्फ r की वैल्यू, मतलब सिर्फ 200 लेना है, r1 के जगह पे भी 200, r2 के जगह पे भी 200। तो फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, सिर्फ प्लस एफ और माइनस एफ आएगा है ना। तो हमको पता है, हमको क्या पता है, हमको पता है कि n1 स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, जब Q भी होता है और जब F भी होता है तो क्या फॉर्मूला हो जाता है, देखो मैं बताता हूं यहाँ पे लिख के, mg प्लस कैपिटल mg डिवाइडेड बाय 2 माइनस एफ है ना। n1 के लिए माइनस एफ आएगा और n2 के लिए क्या आएगा, प्लस एफ आएगा, इंटू यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस क्यू होल डिवाइडेड बाय स्मॉल एम जी इंटू 895 डिवाइडेड बाय एच। देखो अब रेडियस, जो रेडियस है, रेडियस कांस्टेंट है तो एच भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एच की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, और अल्फा और बीटा भी अपनी जगह पे रहेगी, मतलब क्यू की वैल्यू भी वही रहेगी जो हम लोगों ने प्रीवियस में निकाली है ना। तो एच की वैल्यू भी वही रहेगी, क्यू की वैल्यू भी वही रहेगी, तो नई वैल्यू निकालने की जरूरत है क्या, नहीं, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करते जाओ बस। देखो n1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो q की वैल्यू भी वही रहेगी, h की वैल्यू भी वही रहेगी, सिर्फ f की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है फॉर्मूले में। ओके, तो चलो वैल्यूज पुटअप करते हैं। स्मॉल m की वैल्यू कितनी है, स्मॉल m है 10 kg, तो लिख देंगे 10 इंटू जी की वैल्यू है 9.81, ब्रैकेट में डाल दो, प्लस कैपिटल M कितना है, कैपिटल M है हमारा 70 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय 2 है ना, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस एफ, एफ की वैल्यू कितनी है 20 न्यूटन, देखो एफ कितना है 20 न्यूटन है ना। तो ये हो गया, अभी इंटू क्या है, इंटू 1 प्लस क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है 0.705, बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय क्या, स्मॉल एम जी, स्मॉल एम की वैल्यू 10 है, जी की वैल्यू 9.81, अब इंटू क्या है, इंटू 895 बाय एच, 895 डिवाइडेड बाय एच, एच वही हमारा कितना आया था 224 mm, मीटर में लिखना है तो क्या आ जाएगा 0.224, राइट। ये हो गया n1 स्क्वायर का इक्वेशन, किसका हो गया, n1 स्क्वायर है ना। तो अब यहां से हम लोग को n1 स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। चलो n1 स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया देख लेते हैं हम लोग। n1 स्क्वायर का वैल्यू होगा 27144 है ना, 27,144 है ना। तो यहां से हम लोग को n1 की वैल्यू मिल जाएगी, इसका रूट ले लो, तो n1 की वैल्यू मिल जाएगी, कितना आ गया 164.8, 164.8 आरपीएम, कितना आ गया 164.8 आरपीएम, राइट। अब ये मिल गया n1। अब ऐसे ही n2 के लिए क्या होगा, n2 के लिए फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, देखो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा n2 स्क्वायर,
और यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो जाएगा एफ। बाकी क्यू और एच की वैल्यू वही रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि रेडियस चेंज हो रही है क्या? नहीं, रेडियस कांस्टेंट है। जब रेडियस कांस्टेंट है तो क्यू और एच की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होती है ना। अब N2 के लिए सिर्फ इतना फॉर्मूले में चेंज होगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा? सिर्फ ये प्लस, बाकी सब वैल्यू तो सेम है कि नहीं? क्यू की वैल्यू भी वही है, एच की वैल्यू भी वही है, तो सिर्फ यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। एफ की वैल्यू भी वही है ना? सिर्फ एफ यहाँ पे माइनस हो रहा था, अब यहाँ पे एफ क्या होगा? प्लस होगा, है ना? क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दो सारा, तो यहां से हम लोग को N2 स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। देखते कैलसी में पुट करके N2 स्क्वायर का वैल्यू कितना मिल गया? N2 स्क्वायर का वैल्यू मिल गया अपने को 28,533 28,533 है ना। अब यहां से हम लोग को N2 का मिल जाएगा वैल्यू, इसका रूट ले लो तो N2 का वैल्यू मिल जाएगा। N2 का वैल्यू कितना मिल गया? 169 आरपीएम है ना। देखो N1 आया था 164.8 और N2 कितना आ गया? 169 आरपीएम। ज्यादा डिफरेंस क्यों नहीं आया? क्योंकि H और Q वही है ना। H और Q की वैल्यू सेम है। रेडियस चेंज हुई क्या? नहीं हुई, सिर्फ F चेंज हुआ है ना। तो उतना उसके लिए डिफरेंस कम रहेगा यहाँ पे। तो अब क्या निकालना है? अब निकालना है हम लोग को रेंज निकालना है। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पर रेंज निकालना है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? N2 माइनस N1, एकदम सिंपल है ना। तो रेंज R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N2 माइनस N1। तो N2 है हमारा 169 आरपीएम और N1 है 164.8 आरपीएम। तो यहां से रेंज मिल जाएगी हम लोग, कितना मिल गया? 4.2 आरपीएम। कितना मिल गया? 4.2 आरपीएम है ना। ये मिल गया रेंज। तो समझ में आ गया कैसे करना है। जब हम लोग को रेडियस कांस्टेंट दिया है ना, जब हम लोग को रेडियस क्या दिया है? कांस्टेंट दिया है, तब प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। रेडियस को लेना ही नहीं है, रेडियस R1 R2 दोनों की जगह पे भी सिर्फ R ही पुट करना है ना। और कभी भी याद रखो, जब R कांस्टेंट रहेगा तो तब H और Q की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी दोनों भी कंडीशन के लिए। एक बार निकालिए तो वही वैल्यू यूज करना है ना। और सब में इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि फॉर्मूला कैसे कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना। देखो पहला वाला जो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया उसमें मैंने गवर्नर का बेसिक भी बताया था और फॉर्मूलेस के बारे में बताया था कि 3 टाइप में फॉर्मूले आएंगे। एक तो सब में पहले क्या रहेगा कि F और Q, F की वैल्यू 0 है, F दिया नहीं है, और Q की वैल्यू अगर 1 है तो कौन सा फॉर्मूला होगा। फिर Q की वैल्यू 1 है और F दिया है, तब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। और Q की वैल्यू 1 नहीं है ना, Q इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू सेम नहीं है, और F भी दिया है, तब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। तो 3 कंडीशन है, 3 फॉर्मूले। स्टार्टिंग के फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने बताया, वो एक बार देख लो अच्छे से, तो फॉर्मूले का आपको समझ में आ जाएगा और फॉर्मूले याद कर लें अच्छे से। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।